जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे काफ़ी दिनों बाद क्रिकेट की, और क्रिकेट के गलियारे से बात होगी कल के मैच की। कल के मैच जो कि राजस्थान और केकेआर के बीच हुआ, और केकेआर बुरी तरीके से आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पर हार गई, जिसमें जॉस बटलर की बहुत ही अच्छी बैटिंग रही, जिसके कारण यह मैच जीत गए। 224 रन के टारगेट को बहुत ही आसानी से तो नहीं, लेकिन यह है कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए आखिरी में उन्होंने 224 रन के टारगेट को जीत लिया, जो कि आईपीएल के इतिहास की भी दूसरी सबसे बड़ी जीत रही। इस पूरे मैच में अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ दो खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस रही, ना ही किसी गेंदबाज की और ना ही किसी बल्लेबाज की अच्छी परफॉर्मेंस रही। हाँ, रियान पराग ने कुछ अच्छा किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और सारी खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है। सबसे पहले बात करेंगे कि सुनील नारायण जो कि इस आईपीएल में लगातार ओपनिंग करते हुए अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो कि गौतम गंभीर द्वारा उनको फिर से ओपनिंग कराई गई और उनको एक कॉन्फिडेंस दिया गया कि नहीं, आप पहले की तरह ही रन बना सकते हैं। उन्होंने इस आईपीएल में दिखाया, और आज 6 मैचेस और 7 मैचेस के बाद वो थर्ड नंबर के हाईएस्ट रन गेटर हैं, और साथ ही साथ उन्होंने 6 मैचों में 7 विकेट भी लिए हैं, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। कल के मैच की बात करें तो कल के मैच में लोगों का ये कहना है कि जॉस बटलर ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, जिसके कारण वो मैच जीते। उन्होंने प्रेशर में आके बल्लेबाजी की तो वो मैच जीते। तो सुनील नारायण के शतक को लोग याद ना करके जॉस बटलर के शतक को याद कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सुनील नारायण कोई बल्लेबाज नहीं है, और ऑलराउंडर के रूप में उनको बनाया जा रहा है। ऐसे खिलाड़ी का ओपनिंग आके शतक मारना काबिल तारीफ़ है, जो सिर्फ और सिर्फ पिंच हिटर के रूप में भेजा जाता है। शतक मारना, और वो भी जो है 50 गेंदों पर शतक मारना बहुत बड़ी बात होती है। 49 गेंदों में उन्होंने अपना शतक मार दिया 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। तो ये एक काबिल तारीफ़ वाली बात है, और ये चीज़ देखने में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो सुनील नारायण ने ये जो शतक मारा है, इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा रन इनके बने हैं वो पावर प्ले के बाद बने हैं। लगभग 15 से 18 रन इन्होंने पावर प्ले में बनाए थे, शेष रन इनके पावर प्ले के बाद बने, जो कि सबसे बड़ी बात रही। मैं इस शतक को जॉस बटलर के शतक से हमेशा ऊपर रखूँगा, क्योंकि प्रॉपर बल्लेबाज और प्रॉपर गेंदबाज के रूप में अगर तुलना की जाए तो सुनील नारायण का शतक बहुत ही अच्छा था। दूसरा ये चीज़ देखने को मिला कि प्रॉपर प्लान के तहत सुनील नारायण को गेंदबाजी कराई जा रही थी, चाहे वो अश्विन हो, चाहे आवेश खान हो, या कोई भी गेंदबाज हो। आउटलाइन ऑफ स्टंप वाइड के आसपास की गेंदें उनको लगातार डाली जा रही थी, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप पे मारने के लिए उकसाया जा रहा था। और उन्होंने जिस तरह के शॉट्स मारे हैं, मुझे नहीं लगता कि जॉस बटलर के शॉट्स उनसे अच्छे थे। क्यों नहीं अच्छे थे? क्योंकि अश्विन जैसे गेंदबाज की आपकी वाइड लाइन की गेंद को कवर के ऊपर से छक्का या चौका मारना या स्ट्रेट छक्का मारना बहुत ही बड़ी बात होती है, और उन्होंने कल अपने इनिंग में लगभग 70% रन ऑफ पे बनाए हैं। तो इसका मतलब है कि वो आखिर सिर्फ लेग पे नहीं, आप पे अच्छा खेल सकते हैं। जिस तरह के शॉट्स उन्होंने ग्राउंडेड शॉट्स पे खेले हैं, सिंगल डबल भी लिए हैं, तो मैं ऊपर रखूँगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने चहल को जैसे मारा आखिरी ओवर में लगातार 6-4, तो उसमें जो छक्के मारे थे वो छक्के स्ट्रेट थे। आपकी गेंद को स्ट्रेट बॉलर के सर के ऊपर से रन मारना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। जिस तरह के उन्होंने शॉट्स खेले वो बहुत ही बड़ी बात है, तो मैं इनको ऊपर रखूँगा। दूसरा, जॉस बटलर की तारीफ़ तो बनती है, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच मेरे हिसाब से जॉस बटलर को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जीतने वाली टीम जॉस बटलर की थी। 7 विकेट गिर गए थे, इसलिए वजह से आखिरी में 8वां विकेट भी गिर गया, तो जॉस बटलर को मिला। आखिरी 3 ओवर में 45 रन उन्होंने बनाए, लेकिन इतनी फ्लाइट ट्रैक पर खैर स्पिन गेंद हो रही थी, अच्छी स्पिन कर रही थी। अगर स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी करा रहे थे तो उस पर सुनील नारायण ने रन बनाया है। तो दूसरी तरफ सुनील नारायण ने जो है 4 ओवर में 30 रन दिए हैं सिर्फ, और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं। आखिरी ओवर में उनको 16 रन पड़े थे, 3 ओवर में उन्होंने सिर्फ 14 रन दिए थे। तो वो मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस को देनी चाहिए, उस हिसाब से उनको डिजर्व करना था, लेकिन दिया नहीं गया। वो सबको जानते हैं कि वो मैच जॉस बटलर ने जिताया था। तो कल के मैच तो ये हुआ कि सुनील नारायण की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन
सुनील नारायण की ज़रूर तारीफ़ होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। इस जीत के साथ आर वैसे भी नंबर 1 पे थे, 6 जीत के साथ टॉप पे बनी हुई है। अब उनको 7 में से सिर्फ 2 मैच जीतने और क्वालिफाई कर जाएंगे। नेट रन रेट अच्छा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। KKR, चेन्नई, SRH ये सब 6 में से 4 मैच जीत कर 2, 3, 4 पे बने हुए हैं। तो ये देखना होगा कि आगे किस हिसाब से प्लान करते हैं चेन्नई या कोई भी टीम। चेन्नई के लिए मुश्किल रहेगी। लखनऊ के लिए अगर 7वां मैच है लखनऊ का चेन्नई में, चेन्नई और लखनऊ को 19 तारीख को अगर वो लखनऊ जीतती है बहुत अच्छा होगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो आगे की बात है। इस कुछ कमियां जो मुझे लगती हैं, कम से कम लखनऊ की टीम में क्या कमी कर रहे हैं वो, उसको पहले मैं उजागर करता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ की टीम है तो उसको उजागर करता हूँ। जो हमें कमी लग रही है वो ये है कि निकोलस पूरन के बैटिंग का स्थान है। आप उनको नंबर 6, नंबर 5 पे गिराते हैं, जबकि वो आपके सबसे अच्छे बल्लेबाज अभी तक साबित हुए हैं। 200 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, लगभग 180 की स्ट्राइक रेट से हर मैच में उन्होंने रन बनाए हैं। सिर्फ दिल्ली के खिलाफ 0 पर आउट हुए थे। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलने का मौका दीजिए, जिससे वो अपनी टीम को आगे ले जा सके। आप फर्स्ट डाउन उतारिए। आपके दीपक हुड्डा 2 पदक कर चल नहीं रहे हैं। वो निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज़ के लिए भी ज़्यादातर फर्स्ट डाउन ही आते हैं। यहाँ तक T10 में या कई लोगों में तो ओपनिंग भी करते हैं, तो आप उनको ओपनिंग भी करा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। KL राहुल की फॉर्म अच्छी नहीं है, तेज़ नहीं खेल पा रहे हैं, तो ये चाहिए कि भाई मान लीजिए चल जाएँ अगले मैच में, लेकिन निकोलस पूरन को आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर बैटिंग कराने का प्रयास करिए। दूसरा, मोहसिन खान को आपने ड्रॉप कर दिया था, तो मोहसिन खान को कतई ना ड्रॉप करिए। वो अपनी आपकी टीम के सबसे अच्छे बॉलर हैं, जो आपको विकेट भी लेकर देते हैं। रवि बिश्नोई की बॉलिंग चल नहीं रही है, तो इस पर भी उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, इस पूरे टूर्नामेंट में जो मैं पहले भी सोचता था, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो नहीं बना पा रहा हूँ, तो लेकिन एक बैटर है रियान पराग। इन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया है। इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किया, विजय हजारे ट्रॉफी में किया है। उसके सिवा IPL में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए। अभी 22 साल की उम्र है, 23 साल 24 साल अगर इनको मौका मिलता है तो आगे जाएंगे। तो ये एक ऐसे बल्लेबाज है जिनको लोग ट्रोल कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। खैर, मैंने वीडियो बाद में बनाना शुरू किया। तो रियान पराग को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने चाहिए, और टीम को इन पर ध्यान देना चाहिए कि रियान पराग को हम संभाल के रखें और उनको टीम में जल्द से जल्द लेने का बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि उनके शॉट सिलेक्शंस, किस गेंदबाज को कैसे मारना है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो यंग खिलाड़ियों में मुझे रियान पराग काफ़ी पसंद आ रहे हैं और पहले पसंद आते थे। मैंने रिंकू सिंह के बारे में भी कहा था। रिंकू सिंह एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन इस समय उनका एटीट्यूड कुछ अलग लग रहा है। तो एटीट्यूड किसी के अंदर चढ़ता है तो उनकी परफॉर्मेंस गिरती है। कल के मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस गिरी थी। देखने में 11 गेंदों में 20 रन है, लेकिन उनके बल्ले से शॉट्स नहीं आ रहे थे। आपको ये ध्यान देना होगा कि किस एटीट्यूड अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड ऑन क्रिकेट होना चाहिए। दूसरा, मोहसिन खान बॉलिंग के रूप में बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, उनको आप बैक कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। इस पूरे IPL में अगर देखें तो युजवेंद्र चहल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं, टॉप विकेट टेकर्स भी हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप वर्ल्ड कप के लिए इनको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। T20 में अच्छी इकॉनमी है, एवरेज अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, तो आप इनको बिल्कुल से बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। एक खिलाड़ी जो 2-3 सीजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, आप उसको बिल्कुल से बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं, वो CM दुबे। हालांकि उनकी शॉर्ट बॉल पे समस्या रहती थी और कभी जिस मैच में चलते थे, नहीं तो नहीं चलते थे, लेकिन उनके शॉट सिलेक्शन, गेंद को चुनाव, नहीं आउट होते हैं, नहीं रन आता है तो आराम सिंगल ले लेते हैं। ये सोच जो है वो उनको काबिल बना रही है, और इस पर भी ध्यान मेरे हिसाब से सिलेक्शन कमेटी का होना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। साथ में कई टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, इस वजह से सबसे ज़्यादा जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो है हार्दिक पांड्या का मुद्दा। हार्दिक पांड्या मुंबई टीम के कप्तान हैं, उनको हर जगह से
मतलब नकारात्मकता मिल रही है हर तरफ से। तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो उन्होंने कई मैचेस भारतीय टीम को जिताए हैं। तो आप कहेंगे कई मैचेस कहाँ जिताए हैं, तो कई बार नए आए थे तो आखिरी में आके काफ़ी तेज रन बनाए थे। 2016 के वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस की थी। उसके बाद आपको याद होगा 2017 में 5 विकेट गिर गया था तो 80-85 रन की पारी खेली थी। धोनी ने आखिरी में आके 284 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। T20 वर्ल्ड कप में ही आखिरी 3 गेंदों पर उन्होंने रन नहीं दिया था और मैच जितवाया था। इसके बाद हालांकि 2019 के वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस नहीं चली। पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में कई ऐसी परफॉर्मेंस हैं जो उनकी यादगार है, लेकिन हम उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो कोई बात नहीं। एक टीम क्या चाहती है? एक टीम में चाहती है कि हमारा कप्तान ऐसा हो जो हमारे भविष्य को आगे ले जाए। रोहित शर्मा के अंदर वो काबिलियत है ज़रूर, लेकिन वो परफॉर्मेंस उनकी अब नहीं बची है। 38 साल की उम्र किसी भी खिलाड़ी के लिए क्रिकेट के ख़त्म होने की उम्र होती है, आप ये समझिए बिल्कुल भी। तो कोई भी टीम सोचेगी कि कम से कम हमारी टीम का कप्तान ऐसा हो जो टीम को आगे ले जाए, तो उसमें हार्दिक पांड्या किसी भी तरीके से कम नहीं थे। इसी वजह से उनको कप्तान बनाया गया, क्योंकि गुजरात को उन्होंने टाइटल 2 बार जिताए हैं। एक बार जीता है, एक बार फाइनल में हार हुई। तो उससे पहले इंडिया कप्तानी भी वो कर चुके थे। तो कोई भी टीम मालिक यही चाहेगा कि हमारे पास ऐसा खिलाड़ी जुटे जो टीम को आगे ले जाए। तो इस वजह से क्या गजब सोच थी, लेकिन आप उनको मतलब बू कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो एक गलत बात है। हार्दिक पांड्या इज ए स्टार क्रिकेटर, बट his attitude is not up to mark, so everybody blame him. बट आप समझ ही सकते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये सब बातें जो है क्रिकेट के गलियारे से कहनी थी। दूसरा एक और बात कि धोनी पे हम बात करेंगे। आपने 2 मैचेस देखे जिसमें उनकी बैटिंग आई। 2 में खैर आउट नहीं हुए, 1-1 रन बनाए, 1-2 रन बनाए, तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनके बल्ले पे बॉल प्रॉपरली आ रही है। बल्ले पे बॉल अगर प्रॉपरली आती है तो आप क्यों ऊपर नहीं आते? आप आखिरी में क्यों आते हैं? आखिर क्या मतलब है आपका आखिरी में आने का? आप आइए, मैच को फिनिश करिए। कम से कम ये होना चाहिए कि आप 15 ओवर के बाद कोई भी विकेट गिरेगा, अगर 15 ओवर की पहली गेंद पर गिर गया तो आप आ जाएंगे। दूसरी गेंद पर, किसी भी गेंद पर इतना कम से कम आपको 15-20 गेंद तो खेलने का मौका दीजिए आप, नहीं तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है टीम में होने का। दूसरे खिलाड़ी बैठे हैं, उनको मौका दिया जाए। जो यंग टीम है, यंग विकेट कीपर है, आप छोड़ देंगे उनको, आप तैयार भी नहीं कर रहे हैं। आप इतना ज़रूरी है तो आप इम्पैक्ट के रूप में आइए, विकेट कीपर को टीम में रखिए। कई चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो धोनी को खुद सोचना चाहिए अपनी टीम के बारे में, नहीं तो फिर आप संन्यास ले लीजिए, और नहीं तो फिर आप खेल रहे हैं तो आप जाके बैटिंग करिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो धोनी को इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब कुछ खिलाड़ियों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में मेन बात थी। जो हम ये कहेंगे कि स्टार्क, एक खिलाड़ी और रह गए, स्टार्क के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्क के बारे में हालांकि उन्होंने लगभग सभी मैचों में 28 रन पर 3 विकेट को छोड़कर और 2 विकेट जो लिए थे उन दोनों मैचों को छोड़कर शेष 4 मैचों में 50 से ज़्यादा रन दिए हैं। तो बहुत पिटाई हुई है। कल के मैच में भी एक भी यार्कर नहीं, एक भी बाउंसर नहीं, कुछ भी नहीं, ऊपर से वाइड आप डाल रहे हो, इतनी बड़ी वाइड आप डाल रहे हो, तो मतलब आप टू द मार्क बॉलिंग ही नहीं कर पा रहे हो। 25 करोड़ आपको मिले हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा, मेहनत करनी होगी। आप इस तरह के बॉलर नहीं, समय आता है, आप 33-34 साल उम्र हो रही है, तो आप उस तरह की बॉलिंग करा भी नहीं सकते। तो हम ये सोच कर पैसा लगाना था। लेकिन कमिंस बॉलिंग तो ठीक ठाक करा रहे हैं, 20 करोड़ के प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन उनकी कप्तानी अप टू द मार्क रही, जिसके कारण वो यहाँ तक टीम को ले जा रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस दिया है, अगर कोई नहीं विकेट लेता तो आके विकेट लेते ही, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो कमिंस अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और समस्या ये है कि कमिंस T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में इनकी जगह नहीं है। ऑस्ट्रेलियन टीम में स्टार नहीं दे रहे हैं, इनकी जगह है फिक्स। तो ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं जो आदमी को ध्यान देना होगा कि कब किसको कहाँ खिलाना है। जैसे RCB ने जो सेजलवुड जैसे गेंदबाज को बाहर जाने दिया, जो कि T20 पर नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर चुका है, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिया है। उनकी टीम में भी रहा है RCB में, तो उन्होंने कई मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उससे पहले चेन्नई में था तो अच्छी परफॉर्मेंस दिया था। तो आप ऐसे खिलाड़ी को ड्रॉप कर देते हो। आप मयंक डागर को और अजारी जोजा जैसे खिलाड़ी को 11-12 करोड़ में खरीद लेते हो,
तो आपकी मानसिकता को दिखाता है। 6 करोड़ में यश दयाल जैसे बॉलर को आप खरीद लेते हो तो मानसिकता आपको दिखाता है कि आप किस स्तर के आपको कुछ चुनना, पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना है, किस हिसाब से करना है, ये नहीं आता। तो जॉस हेज़लवुड को मेरे हिसाब से नहीं जाने देना था। दूसरा ये युजवेंद्र चहल को 2 साल पहले 3 साल पहले जो गए थे उसमें भी नहीं जाने देना था। तो ये सब चीज़ें हैं जो लोगों से गलतियाँ हुई हैं। खिलाड़ी अगर इस IPL में देखने लायक कोई लगा है तो रियान पराग, जो आगे चल के अच्छा कर सकता है। अंकर सरगवंशी भी अच्छा कर सकता है क्योंकि हर मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, तो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। कल के मैच की बात होनी थी, बाकी डीपली बात होगी किसी मुद्दे पर। अगर आपको क्रिकेट के बारे में कैसा क्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आप क्या किस खिलाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, या कुछ भी आप अगर डाउट है या कुछ क्या कॉम्बिनेशन सही रह सकती है, क्या नहीं रह सकती है, किसको कहाँ उतरना चाहिए, तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी काफ़ी दिनों बाद आए हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो जानकारी को शेयर करिए, लाइक करिए। हालांकि हम एडिट नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा इसकी जानकारी भी नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट वीडियो डाल रहे हैं। तो किसी भी टॉपिक पर अगर जानकारी लेनी है आपको क्रिकेट से संबंधित तो उसको बताइए, उस पर आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।